डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मलिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब वह आधिकारिक तौर पर तृतीय स्तर का जादूगर बन चुका था। यदि वह एक कदम और आगे बढ़कर चतुर्थ स्तर का जादूगर बन जाता, तो वह अंधकार में जादू के क्षेत्र में अकेले ही एक मीनार खड़ी कर सकता था। उस समय डार्क मैजिक रीजन के प्रतिभाशाली क्लेस केवल तीसरे स्तर के जादूगर थे जब उन्होंने डार्क मैजिक रीजन के साथ विश्वासघात किया था। वर्तमान में 6 तत्वों के जादूगर के रूप में मलिन ने संघनित अग्नि, अंधकार भंवर, परिपूर्ण कवच, छाया झोंका, अनंत गरज और जमे हुए अंतरिक्ष जैसे मंत्रों का निर्माण किया था। ये सभी 6 मंत्र तृतीय स्तर के थे। मूल रूप से मलिन की 6 तत्वों के जादूगर होने की स्थिति को देखते हुए उसी स्तर की जादूगरी वाला और बिना किसी पैंडोरा दानव क्षमताओं वाला कोई भी व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं था। मलिन छलांग स्तर की चुनौती से भी नहीं डरता था। हालांकि युद्ध में जादूगर केवल सामान्य मंत्रों पर ही निर्भर नहीं रहते थे। उनके पास पांडोरा दानव शक्तियां, रूनिक जादू के घेरे, मंत्र प्रयोग के उपकरण आदि भी थे। वर्तमान में मलिन मुख्य रूप से पांडोरा दानव शक्तियों को बढ़ाने पर निर्भर था, जिससे मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसके बल पर वह 6ठे स्तर के जादूगर के बराबर हो सकता था। मलिन की वर्तमान शक्ति, जो स्पष्ट रूप से 7वें स्तर से नीचे थी, को देखते हुए कुछ ही लोग उसे चुनौती दे पाते थे। बेशक ये तभी संभव था जब उसके प्रतिद्वंद्वी के पास कोई शक्तिशाली पैंडोरा दानव क्षमता या शक्तिशाली रूनिक जादू का घेरा न हो। अगर वह व्यक्ति विजार्ड लियो जैसा होता, जिसके पास भयानक डार्कनेस आई होती, तो भले ही मलिन की वर्तमान शक्ति में बहुत सुधार हो जाता, फिर भी यह निश्चित होता कि वह विजार्ड लियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। यदि पांडोरा दानव क्षमताओं को मंत्रों में एकीकृत नहीं किया जाता है, तो मेरे 6 तत्वीय मंत्र स्पष्ट रूप से मेरी शक्ति में हो रहे सुधार की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाएंगे। मलिन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसका वर्तमान प्रतिद्वंद्वी अब तीसरे, चौथे या 5वें स्तर का जादूगर नहीं था, बल्कि 6ठे स्तर का या उससे भी अधिक शक्तिशाली 7वें स्तर का जादूगर था। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने उसके तृतीय स्तर के मंत्र, फ्रोजन स्पेस और इन्फिनिट थंडर, वास्तव में किसी काम के नहीं होंगे और मलिन की ज्यादा मदद नहीं करेंगे। आखिरकार इन दोनों मंत्रों में शक्तिशाली पैंडोरा दानव क्षमताएं नहीं थीं। हालांकि मलिन के पास ग्लेशियल फिंगर थी, लेकिन इसे बर्फ प्रकार के मंत्रों में एकीकृत नहीं किया जा सकता था। मलिन ने मन ही मन ठान लिया था कि भले ही वह चौथे स्तर का मंत्रज्ञ बन जाए, वह ग्लेशियल फिंगर का अभ्यास जारी नहीं रखेगा। इसके बजाय वह कोई अन्य बर्फ प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमता खोज लेगा। जहां तक थंडर टाइप स्पेल की बात है, वहां पांडोरा डेमन एबिलिटी भी नहीं थी, इसलिए यह अब मलिन की ताकत के लिए ज्यादा मददगार नहीं होगी। बेशक 6 तत्वों के जादूगर के रूप में भले ही उसके पास पैंडोरा दानव की क्षमताएं न हो, एक महान जादूगर बनने पर मंत्रों को आपस में मिलाया जा सकता है। एक बार जब 6 तत्वों तक के मंत्रों को मिला दिया जाता है, तो उससे उत्पन्न शक्ति 3, 4 और 5 तत्वों के जादूगरों की तुलना में कहीं अधिक होती है। इसलिए जादूगरों के सबसे गौरवशाली युग में भी 6 तत्वों वाले जादूगर बिना किसी पैंडोरा दानव क्षमता को विकसित किए भी असाधारण प्रतिभा के धनी होते। यदि कोई महान जादूगरी के स्तर तक निरंतर प्रयास करता रहे, तो वह उसी स्तर के महान जादूगरों को तुरंत पराजित कर सकता है और शीर्ष जादूगर बन सकता है। हालांकि उस समय जादूगरों का पतन हो रहा था। महान जादूगरों की तो बात ही छोड़िए, 7वें स्तर के जादूगर भी बहुत कम थे। यहां तक कि मलिन के बारे में सबसे आशावादी जादूगर भी मलिन की महान जादूगर बनने की इच्छा को लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण उम्मीदें नहीं रखते थे। इसलिए एक उत्कृष्ट जादूगर बनने के लिए मलिन को धीरे धीरे एक महान जादूगर बनना था, और फिर 6 तत्वों के मंत्रों को संयोजित करना था। मलिन के लिए ये सब थोड़े समय में संभव नहीं था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द बर्फ और बिजली के प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमताओं को खोजना होगा जिन्हें मंत्रों में एकीकृत किया जा सके। जब तक सभी 6 तत्वों के मंत्रों में एकीकृत की जा सकने वाली पैंडोरा दानव क्षमताएं होंगी, मेरी शक्ति में निश्चित रूप से जबरदस्त सुधार होगा। मलिन की योजना बर्फ और बिजली के प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमताओं की खोज जारी रखने की थी जिन्हें मंत्रों में एकीकृत किया जा सके। ये बिल्कुल भी निरर्थक नहीं था। मलिन की योजना में उसके पास बर्फ और बिजली के प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमताओं को प्राप्त करने के 2 तरीके पहले से ही मौजूद थे। पहला तरीका यह था कि वह डार्क मैजिक रीजन के साथ कुछ पांडोरा डेमन एबिलिटीज का आदान प्रदान कर सकता था। हालांकि हर किसी में कुछ हद तक स्वार्थ होता है, ठीक वैसे ही जैसे उस समय विजार्ड लियो में था, जिसने डार्कनेस आई को डार्क मैजिक रीजन को नहीं दिया था। मलिन भी अपने कुछ रहस्य छिपाना चाहता था, इसलिए जब तक कोई और चारा न हो, मलिन भी डार्क मैजिक रीजन के साथ आदान प्रदान नहीं करना चाहता था।
इसके अलावा डार्क मैजिक क्षेत्र की अधिकांश पैंडोरा दानव क्षमताओं के केवल 2 चरण या 2 रूप ही थे, इसलिए वे उतनी शक्तिशाली नहीं थीं। मलिन का इरादा अधिक शक्तिशाली पैंडोरा दानव क्षमताओं को खोजने का भी था। दूसरा तरीका था नेवरएंडिंग बुक का तीसरा खंड खोजना। अफवाह थी कि नेवरएंडिंग बुक के तीसरे खंड में कुछ शक्तिशाली पैंडोरा दानव क्षमताओं का वर्णन है। इससे पहले मलिन को नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड में ही दूसरे और तीसरे खंड से संबंधित कुछ सुराग मिल चुके थे, जिनमें से नेवरएंडिंग बुक का दूसरा खंड मृत्यु सागर के एक तट पर छिपा हुआ था और नेवरएंडिंग बुक का तीसरा खंड चट्टानी गुफा में छिपा हुआ था। मृत्यु सागर उतना बुरा नहीं था, ये बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन कम से कम उसने इसके बारे में पहले सुना तो था। अगर वह ध्यान से चारों ओर छानबीन करे तो इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत चट्टानी गुफा के बारे में मलिन ने कभी सुना भी नहीं था। सौभाग्य से मलिन को बर्फ और बिजली के प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमताओं की सख्त जरूरत नहीं थी। वह अभी भी चौथे स्तर का जादूगर बनने से बहुत दूर था। कम से कम उसकी मानसिक शक्ति चौथे स्तर का मंत्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार चौथे स्तर का मंत्र एक गुणात्मक उन्नयन था, इसलिए इसके लिए आवश्यक मानसिक शक्ति भी बहुत अधिक थी। इसके अलावा मलिन की वर्तमान शक्ति अधिकांश खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त थी। आने वाले दिनों में वह मृत्यु सागर और चट्टानी गुफा के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में समय बिता सकता था। चरमराहट। मलिन ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जादूगर बम्मू को हलचल का एहसास हुआ और वह तुरंत मलिन के सामने प्रकट हो गया। बम्मू, टीचर लियो कैसे हैं? जादूगर बम्मू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जादूगर लियो की तरफ से अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है। दूसरी ओर 8वां राजकुमार हाल ही में गुरु से मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। मलिन ने माथे पर शिकन डाली। यह 8वें राजकुमार की वजह से नहीं, बल्कि जादूगर लियो की वजह से था। बहुत समय बीत चुका था। अगर उसे अपने शरीर की कमियों को दूर करने के लिए ईश्वर के आंसू का इस्तेमाल भी करना पड़े तो भी इतना समय नहीं लगेगा। क्या कोई समस्या हो सकती है? जब मलिन इस बात को लेकर चिंतित था, तभी अचानक पूरे महल में अंधकार जैसी तीव्र मौलिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, मानो पूरा आकाश अचानक ही काला हो गया हो। मलिन के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने गुस्से से अपना सिर हवेली के उत्तर पश्चिम की ओर घुमाया। उसके पास डार्कनेस हॉर्ट था, इसलिए वह अंधकार प्रकार के तत्वों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। इसी कारण वह सबसे पहले उस असामान्य घटना का पता लगाने में सक्षम था। अंधेरे में इस तरह के अचानक और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को देखकर मलिन भय से कांप उठा। जादूगर लियो के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो 8वें राजकुमार के महल में इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सके। ये तो बुरी खबर है। शायद शिक्षक लियो के साथ कुछ हो गया है। बम्मू, मेरे साथ इसकी जांच करो। अपनी बात समाप्त करने के बाद मलिन तुरंत जादूगर बम्मू के साथ जादूगर लियो के आंगन की ओर चल पड़ा। जादूगर लियो का आंगन अधिक एकांत में था, लेकिन जब मलिन और जादूगर बम्मू वहां पहुंचे तो आंगन के बाहर पहले से ही भीड़ जमा थी। उनमें से अधिकतर कुछ जादूगर और रक्षक थे। भीड़ के सबसे भीतरी हिस्से में कई जादूगरों और अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित हवेली का मालिक 8वां राजकुमार बैठा था। मलिन आंगन के बाहर पहुंचा और उसे किसी ने नहीं रोका। अब पूरे महल को पता था कि 8वें राजकुमार जादूगर लियो और मलिन का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए मलिन का दर्जा भी प्रशंसनीय था। मलिन के आने पर 8वें राजकुमार ने गरिमापूर्ण भाव से कहा, जादूगर मलिन, आपका आना अच्छा हुआ। जल्दी बताए, क्या चल रहा है? क्या जादूगर लियो 7वें स्तर का कोई मंत्र बना रहा है या फिर वह अंधकार दृष्टि का अभ्यास कर रहा है? मलिन ने 8वें राजकुमार के सामने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, फिर अपनी नजर सामने के आंगन की ओर घुमा ली। इस आंगन में जादूगर लियो निवास करता था। फिर भी आंगन अब घने अंधकार के तत्वों से घिरा हुआ था। आंगन के ऊपर आकाश में एक विशाल काला भंवर तेजी से घूम रहा था और तेज हवा का झोंका उत्पन्न कर रहा था। हालांकि यह एक भंवर था, लेकिन जब अंधकार के तत्व संघनित होते रहे तो भंवर धीरे धीरे सघन होता गया। ध्यान से देखने पर यह एक विशाल आंख जैसा दिखता था। इतनी बड़ी घटना निश्चित रूप से 7वें स्तर के मंत्र के निर्माण के कारण नहीं हुई थी। जहां तक ये सवाल है कि क्या यह अंधकार नेत्र साधना का परिणाम था, मलिन को पक्का पता नहीं था। आखिरकार अंधकार नेत्र के बारे में उसकी समझ शायद 8वें राजकुमार के बराबर ही थी। बम्मू, क्या यह इसलिए है क्योंकि शिक्षक लियो डार्कनेस आई का अभ्यास कर रहे हैं? मलिन को डार्कनेस आई के बारे में शायद ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन जादूगर बम्मू को इसके बारे में कुछ जानकारी थी, इसलिए उसने जादूगर बम्मू से पूछा। ओह, क्या जादूगर बम्मू को डार्कनेस आई के बारे में कुछ जानकारी है? 8वें राजकुमार ने एक बार फिर जादूगर बम्मू की ओर देखा। वह जादूगर बम्मू का बहुत सम्मान करता था। हालांकि वह मलिन का साथी जादूगर था, फिर भी वह 7वें स्तर का एक शक्तिशाली जादूगर था। ऐसे जादूगर को किसी भी गुट में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बम्मू की निगाहें भी आंगन के ऊपर स्थित विशाल आंख पर टिकी हुई थीं। काफी देर बाद उन्होंने 8वें राजकुमार की ओर देखा और तुरंत कहा, महाराज, आपने मेरी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी है। अंधकार नेत्र को भला कौन समझ सकता है? मुझे अंधकार नेत्र के बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी है। मेरी समझ के अनुसार जादूगर लियो वास्तव में अंधकार नेत्र का अभ्यास नहीं कर रहे हैं।
बल्कि मुझे लगता है कि वे ईश्वर के आंसुओं का उपयोग करके अंधकार नेत्र की कमियों को दूर करना शुरू कर रहे हैं। क्या उसने अंधकार की आंख के दोषों को दूर करने के लिए ईश्वर के आंसू का उपयोग करना अभी अभी शुरू ही किया था? मलिन को अब भी कुछ संदेह था। आखिरकार जादूगर लियो 2 महीने से आंगन में ही था। बम्मू ने आगे कहा, जादूगर मलिन, आपको जल्द ही ईश्वर के आंसू की जीवन शक्ति का अनुभव होगा। हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। जादूगर लियो के लिए यह अत्यंत नाजुक समय है। कोई भी गड़बड़ी जादूगर लियो को खतरे में डाल देगी। ये कहते ही जादूगर बम्मू का चेहरा भी गंभीर हो गया। मलिन ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा। अनगिनत अंधकार तत्वों से निर्मित विशाल आंख, मानो सबकी निगाहें गड़ाए हुए थी। वह सचमुच डरावनी लग रही थी, जिससे हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हम अचानक असंख्य अंधकार तत्व आकाश में उठने लगे। सभी के आश्चर्य के बीच घोर अंधकार तत्वों के बीच एक सफेद प्रकाश की किरण प्रकट हुई। मलिन की नजरें एक झलक पर पड़ीं। जैसे ही यह सफेद रोशनी प्रकट हुई, वह तेजी से फैल गई और उससे एक पवित्र और उज्ज्वल जीवन शक्ति निकलने लगी। मलिन इस जीवन शक्ति से पूरी तरह परिचित था। जब वह ब्लैकवाटर सिटी में था, तब चर्च ऑफ लाइट के मंदिर से ठीक यही जीवन शक्ति निकल रही थी। शायद जैसा कि मास्टर बम्मू ने कहा था, जादूगर लियो ने ईश्वर के आंसू का उपयोग करना शुरू कर दिया था। आकाश में प्रकाश की जीवन शक्ति और भी समृद्ध और घनी हो गई थी, मानो वे आकाश में मौजूद अंधकार के तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाले हों। 8वें राजकुमार ने अचानक मुड़कर 7वें स्तर के 3 जादूगरों से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे तीनों जादूगरों, कृपया अन्य जादूगरों को आंगन के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए आगे ले जाएं। किसी और को अंदर न आने दें। तीनों 7वें स्तर के जादूगर ये भी जानते थे कि जादूगर लियो के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। इसलिए उन्होंने तुरंत बाहर जादूगरों को तैनात किया और आंगन की कड़ी सुरक्षा शुरू कर दी। 8वें राजकुमार की व्यवस्था देखकर मलिन ने भी हल्के से सिर हिलाया। फिर वह आकाश में उस सफेद प्रकाश की किरण को देखता रहा। आकाश में सफेद प्रकाश और अंधकार के तत्व लगातार आपस में गुथे हुए थे, लेकिन सफेद प्रकाश का पलड़ा भारी लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंधकार के तत्व किसी भी क्षण विलीन हो जाएंगे। जादूगर बम्मू डार्कनेसाई को अच्छी तरह समझता प्रतीत होता था। जब तक श्वेत प्रकाश प्रबल रहेगा और अंधकार के तत्वों को दूर कर सकेगा, इसका अर्थ यह होगा कि जादूगर लियो ने डार्कनेसाई की कमियों को सफलतापूर्वक दूर कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए चीजें बेहतर होने की ओर अग्रसर थीं। धमाका! अचानक आकाश में सफेद रोशनी तेजी से फैलने लगी। ये हिंसक रूप से विस्फोटित हो रही थी और तेजी से अंधकार तत्वों के पूरे पठार को अपनी चपेट में ले रही थी। विजार्ड बम्मू के चेहरे पर खुशी झलक रही थी जब उसने जल्दी से कहा, विजार्ड लियो ने खुद को तैयार कर लिया है और वह डार्कनेसाई के दोषों को पूरी तरह से दूर करने के लिए ईश्वर के आंसू का उपयोग करने के लिए तैयार है। वर्तमान स्थिति जादूगर लियो के लिए अत्यंत लाभकारी थी। अचानक सफेद प्रकाश फूट पड़ा और लगभग सभी अंधकार तत्वों को नष्ट कर दिया। अब अंधकार नेत्र की कमियों को दूर करने के लिए केवल शेष बचे अंधकार तत्वों को ही नष्ट करना आवश्यक था। हालांकि जैसे ही भीड़ ने राहत की सांस ली, सफेद रोशनी टिमटिमाने लगी। उसी समय घने अंधकार के तत्व फिर से एकत्रित होने लगे, विशेष रूप से आंगन से, जहां से अत्यधिक अंधकार के तत्व निकल रहे थे। ये अंधकार तत्व एक बार फिर एक विशाल आंख में समाहित हो गए, लेकिन यह विशाल आंख अब केवल काली नहीं थी, बल्कि इसमें रक्त की हल्की सी चमक भी थी। ये जादूगर लियो के माथे पर स्थित अंधकार आंख से बहुत मिलती जुलती थी। आकाश में हुए बदलावों ने सभी को व्याकुल कर दिया। यद्यपि किसी को भी यह नहीं पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी सभी को यह आभास हो रहा था कि यह एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ईश्वर के आंसू की जीवन शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। इसके अलावा आकाश में स्थित यह विशालकाय आंख असंख्य अंधकार तत्वों से संघनित प्रतीत होती थी, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की जीवन शक्ति का उत्सर्जन नहीं होता था। फिर भी मलिन और अन्य लोगों को ऐसा लगा मानो यह विशालकाय आंख जीवित हो उठी हो। ये सबकी ओर घूर रही थी, जिससे सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक शापित शक्ति, अंधकार नेत्र, इसे विकसित करना वाकई इतना आसान नहीं है। यहां तक कि ईश्वर के आंसू भी इसके दोषों को दूर नहीं कर सके। जादूगर बम्मू ने आकाश में मंडराती विशाल आंख को मिश्रित भावों से देखा। अंधकार आंख शक्तिशाली तो थी, लेकिन उसमें एक बड़ी खामी थी। भले ही जादूगर लियो को ईश्वर का आंसू मिल गया होता, फिर भी अंधकार आंख की खामियों को दूर करने के लिए ईश्वर के आंसू पर निर्भर रहना अत्यंत कठिन था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जादूगर लियो के प्रयास विफल हो चुके थे। समय बीतने के साथ साथ आकाश में स्थित अंधकार की आंख धीरे धीरे ढहने लगी। मलिन और 8वें राजकुमार ने एक दूसरे को गंभीर भावों से देखा। चलिए अंदर जाकर जादूगर लियो से मिलते हैं, 8वें राजकुमार ने मलिन के कान में फुसफुसाया। भले ही उन्होंने जादूगर बम्मू के शब्द न सुने हों, लेकिन सभी को ये स्पष्ट था कि जादूगर लियो दुर्भाग्यवश इस बार असफल हो गया था। मलिन ने सिर हिलाया और फिर 8वें राजकुमार के साथ आंगन में चला गया। शिक्षक लियो, आप कैसे हैं? मलिन हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने जोर से पुकारा। घर के अंदर से काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही 8वें राजकुमार दोबारा आवाज लगाने ही वाले थे कि घर के अंदर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी, मलिन और महाराज, अंदर आइए। चरमराहट। मलिन ने झटपट दरवाजा खोला और 8वें राजकुमार के साथ अंदर चला गया।
जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि विजार्ड लियो एक कुर्सी पर बेसुध पड़ा हुआ है। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और उसकी जीवन शक्ति बहुत ही अस्त व्यस्त लग रही थी। विजार्ड लियो को घने अंधकार के तत्व घेरे हुए थे। शिक्षक लियो, क्या ईश्वर के आंसू अंधकार की आंख के दोषों को दूर कर सकते हैं? मलिन ने जादूगर लियो से पूछे बिना नहीं रह सका। संकल्प। विजार्ड लियो ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर धीरे से ऊपर देखा। उन्होंने पाया कि विजार्ड लियो का रूप पूरी तरह बदल गया था। उनका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उनकी खोखली आंखें पहले से कहीं अधिक भयानक लग रही थीं। उसके माथे पर बनी काली आंख और भी विचित्र प्रतीत हो रही थी। बस एक पल के लिए उसे देखने भर से ही मलिन को पसीना आ गया। वह बेहद अजीब लग रही थी। इसका समाधान नहीं हो सकता। भगवान के आंसू भी मुझ में मौजूद दोषों को दूर नहीं कर सकते। जब मैंने शुरुआत में ही अंधकार नेत्र साधना शुरू की थी, तब मुझे ये सोच लेना चाहिए था कि ऐसा ही परिणाम होगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इसका समाधान नहीं हो सकता। जादूगर लियो का स्वर गंभीर और बेबसी से भरा हुआ लग रहा था। ईश्वर का आंसू ही शायद विजार्ड लियो के लिए डार्कनेस आई की खामियों को दूर करने का एकमात्र उपाय था, लेकिन अब ये भी विफल हो गया था। इससे विजार्ड लियो के 7वें स्तर का जादूगर बनने की उम्मीदें मानो खत्म हो गई थीं। विशेष रूप से ईश्वर के आंसू के अनुकरण के कारण जादूगर लियो के माथे में स्थित अंधकार नेत्र में कुछ परिवर्तन हुए प्रतीत हुए और स्थिति कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। 8वें राजकुमार, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं अब ठीक हूँ। मुझे बस अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। जादूगर लियो ने धीरे से बोलते हुए 8वें राजकुमार की ओर एक नजर डाली। 8वें राजकुमार ने सिर हिलाकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप आराम से हवेली में विश्राम करें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, जादूगर लियो, तो सीधे मुझे बता देना। इसके बाद 8वें राजकुमार और उनके लोग जादूगर लियो के प्रांगण से चले गए। शिक्षक लियो, क्या आप सचमुच ठीक हैं? घर में केवल मलिन और जादूगर लियो ही बचे थे। मलिन समझ गया था कि जादूगर लियो ने जानबूझकर 8वें राजकुमार को टालने की कोशिश की थी। जाहिर है, वह मलिन से कुछ कहना चाहता था जो वह 8वें राजकुमार को नहीं बताना चाहता था। जादूगर लियो ने गहरी नजर से दरवाजे के बाहर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मलिन, जादूगर बम्मू वाकई बहुत अच्छा है। उसके बाहर होने से हमें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुछ देर रुकने के बाद जादूगर लियो का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये डार्कनेस आई की खामियां हैं, मलिन। अब मुझे कुछ हद तक यकीन हो गया है कि डार्कनेस आई वाकई एक शापित शक्ति है। शापित? शिक्षक लियो, डार्कनेस आई की साधना करने के बाद वास्तव में क्या दोष होते हैं? मलिन ने कुछ पल सोचा। फिर भी वह पूछे बिना नहीं रह सका। चाहे बम्मू हो, जादूगर लियो हो या 8वां राजकुमार, सभी ने हमेशा यही कहा था कि अंधकार नेत्र एक शापित शक्ति है। अंधकार नेत्र के निर्माता, अंधकार के महान नायक ओफ्लास को छोड़कर किसी ने भी अंधकार नेत्र का पूर्ण विकास नहीं किया था। जादूगर लियो ने अपना सिर उठाया। उसके माथे पर स्थित अंधकार की आंख खूनी रोशनी से जगमगा रही थी, जो असामान्य रूप से डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद जादूगर लियो ने सिर हिलाते हुए कहा, मलिन, तुम्हें अभी डार्कनेस आई के रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जब मैं भविष्य में तुम्हें डार्कनेस आई की साधना तकनीक सिखाने का फैसला करूं, तब मैं तुम्हें इससे जुड़ी कमियों के बारे में बताऊंगा। ऐसा प्रतीत होता था कि भीतर ही भीतर जादूगर लियो अब भी इस बात को लेकर दुविधा में थे कि क्या वे अंततः मलिन को अंधकार नेत्र साधना विधि सौंपेंगे या नहीं। आखिरकार अंधकार नेत्र में स्पष्ट कमियां थीं और अब जादूगर लियो स्वयं उनसे पीड़ित थे। यहां तक कि ईश्वर का अनमोल आंसू भी इसे दूर नहीं कर सका था। ठीक है, आप पहले वापस जा सकते हैं। मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत पड़ सकती है। जादूगर लियो ने हाथ हिलाकर मलिन को जाने का इशारा किया। उसके चेहरे पर थकान के भाव झलक रहे थे। मलिन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जादूगर लियो को थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर घर से निकल गया। बम्मू पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। जब उसने मलिन को घर से बाहर आते देखा, तो वह चुपचाप मलिन के पीछे पीछे चल दिया। बम्मू, क्या तुम जानते हो कि डार्कनेस आई की साधना करने के विशिष्ट दोष क्या हैं? मलिन को कुछ देर पहले विजार्ड लियो के प्रकट होने की याद आई। उसे डर था कि डार्कनेस आइज की कमियों को ईश्वर के आंसू से दूर करने में विफलता उतनी सरल और आसान नहीं थी जितनी विजार्ड लियो ने बताई थी। जादूगर बम्मू ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। गुरुजी, मुझे डार्कनेस आई के बारे में केवल अफवाहें ही पता हैं। डार्कनेस आई एक शापित शक्ति है। डार्कनेस लेजेंड जादूगर ओफ्लास को छोड़कर कोई भी डार्कनेस आई को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं कर सका। जहां तक विशिष्ट दोषों की बात है, मुझे डर है कि केवल वही लोग इसके बारे में स्पष्ट रूप से बता पाएंगे जिन्होंने वास्तव में डार्कनेस आई का अभ्यास किया है। अपनी बात समाप्त करने के बाद जादूगर बम्मू ने एक बार फिर जादूगर लियो के आंगन की ओर देखा। उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। जादूगर लियो को निश्चित रूप से पता था कि डार्कनेस आई क्या दोष लेकर आता है। मलिन ने माथे पर शिकन डाली। उसे डर था कि जादूगर लियो डार्कनेस आई की खामियों को गुप्त रखने के लिए उन्हें उजागर करने से हिचकिचा रहा है। आखिर भले ही डार्कनेस आई में खामियां थीं, फिर भी अनगिनत जादूगर उसे पाना चाहते थे।
एक बार डार्कनेसाई की खास खामियों के बारे में पता चल गया तो जादूगलियों के लिए यह बेहद प्रतिकूल होगा। ये देखकर कि जादूगर बम्मू को डार्कनेसाई की विशिष्ट कमियों के बारे में पता नहीं था, मलिन ने आगे नहीं बढ़ा और सीधे अपने आंगन में वापस चला गया। इस समय मलिन के आंगन में नीले वस्त्र धारण किए एक जादूगर पहले से ही मौजूद था। मलिन की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह इस जादूगर को जानता था। वह चौथे स्तर का जादूगर था जिस पर 8वें राजकुमार को पूरा भरोसा था, जादूगर ग्लिंडे। ग्लिंडे ने भी मलिन को देखा, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जादूगर मलिन, महाराज 8वें राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, क्या आप जानते हैं कि महामहिम के मन में क्या है, जादूगर ग्लिंडे? मलिन ने उत्सुकता से पूछा। 8वें राजकुमार ने ग्लिंडे को विशेष रूप से यहाँ भेजा था, इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। ग्लिंडे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। महामहिम ने कुछ नहीं कहा। जब आप वहां जाएंगे तो जादूगर मलिन को स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। मलिन ने सिर हिलाया और जादूगर बम्मू से कहा, बम्मू, तुम यहीं रुको। मैं 8वें राजकुमार से मिलने जाता हूँ। जादूगर बम्मू ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। पलक झपकते ही वह भूत की तरह गायब हो गया, इतना कि जादूगर ग्लिंडे बहुत आश्चर्यचकित रह गया। अब उसे समझ में आया कि 8वें राजकुमार मलिन को इतना महत्व क्यों देते थे। ये पूरी तरह से जादूगर लियो की वजह से नहीं था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि मलिन स्वयं असाधारण शक्ति का धनी था। जादूगर मलिन, कृपया मेरे साथ आइए। कुछ ही देर बाद मलिन जादूगर ग्लिंडे के पीछे पीछे 8वें राजकुमार के निवास की ओर चल पड़ा। ग्लिंडे मलिन को एक आलीशान बैठक कक्ष में ले आए। ये हवेली का सम्मेलन कक्ष नहीं था, बल्कि वह आंगन था जहां 8वां राजकुमार अक्सर विश्राम करता था। आमतौर पर 8वां राजकुमार यहां जादूगरों से शायद ही कभी मिलता था। महामहिम 8वें राजकुमार, जादूगर मलिन आ गए हैं। विजार्ड ग्लिंडे आदरपूर्वक बैठक कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था और उसने धीरे से बैठक कक्ष की ओर घोषणा की। जादूगर मलिन, अंदर आइए। 8वें राजकुमार की आवाज बैठक कक्ष से आई। बाहर जादूगर ग्लिंडे के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने मलिन को बैठक कक्ष में बुलाया। बैठक कक्ष में रोशनी थोड़ी कम थी। मलिन ने बैठक कक्ष में चारों ओर देखने के लिए मन शक्ति का प्रयोग भी नहीं किया। इसके बजाय उसने आंखें सिकोड़कर कमरे का जायजा लिया। तभी उसने बैठक कक्ष में कुर्सी पर बैठे 8वें राजकुमार की आकृति देखी। 8वें राजकुमार के हाथ में लाल रंग के खून जैसे तरल पदार्थ से भरा एक प्याला था। वह बड़े ध्यान से उसे चख रहा था, मानो उस अनोखे व्यंजन का आनंद ले रहा हो। 8वें राजकुमार, महामहिम, मुझे आश्चर्य है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। राजकुमार को हल्का सा प्रणाम करने के बाद मलिन ने धीरे से पूछा। जब 8वें राजकुमार ने मलिन को देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और मेज पर रखे लाल रंग के तरल पदार्थ से भरे दूसरे प्याले की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जादूगर मलिन, आइए और इसे चखिए। ये ब्लडफायर वाइन है जो विल्सन शहर ने महाराज को भेंट के रूप में दी है। वाह, इसका स्वाद तो लाजवाब है। बड़ी मशक्कत के बाद ही मुझे ये थोड़ी सी मात्रा मिल पाई है। ब्लडफायर वाइन। मलिन की नाक में शराब की एक अनोखी खुशबू भी आ गई थी। जिज्ञासावश उसने मेज पर रखी ब्लडफायर वाइन की बोतल उठा ली। धन्यवाद, महामहिम। 8वें राजकुमार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद मलिन ने इस अवसर का आनंद लिया और धीरे से इसका स्वाद चखा। आह, जीभ पर हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ और फिर शराब की मनमोहक सुगंध मुंह में फैल गई। इसका स्वाद वाकई बहुत मधुर था, लेकिन केवल यही 8वें राजकुमार को इतना मोहित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जैसे ही मलिन शराब का गिलास नीचे रखने ही वाला था, अचानक उसके गले से पेट तक एक तेज जलन फैल गई। ये जलन फिर तेजी से पूरे शरीर में फैल गई, मानो उसे धधकती आग में डाल दिया गया हो। हालांकि ये झुलसाने वाली जलन बिल्कुल भी असहज नहीं थी, बल्कि इसमें एक सुखद अनुभूति थी। यह एक शानदार वाइन है। मलिन की आंखें भी चमक उठी क्योंकि वह शराब की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। स्वाद के मामले में ब्लडफायर की यह शराब वाकई बेजोड़ थी। जादूगर मलिन, बैठ जाए। 8वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वे अपने शराब के गिलास को हल्के से हिला रहे थे और मलिन को तिरछी निगाहों से घूर रहे थे। मलिन ने भी एक शब्द नहीं बोला, उनके चेहरे पर शांति का भाव था। अंततः 8वें राजकुमार ने पहले बात की, जादूगर मलिन, मैंने सुना है कि आप प्रकाश के राज्य से प्रकाश नगर आए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप प्रकाश के गिरजाघर के बारे में कितना जानते हैं। मलिन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। फिर भी जब उसने 8वें राजकुमार की शक्ति के बारे में सोचा तो उसके लिए उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना बिल्कुल आसान था। आखिरकार प्रकाश नगर में कई लोग जानते थे कि मलिन और विल्सन परिवार प्रकाश के राज्य से यहां आकर बसे थे। मलिन ने काफी देर बाद धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं चर्च ऑफ लाइट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस इतना पता है कि ब्लैक मून राज्य में आने के बाद मैंने सुना कि चर्च ऑफ लाइट ने पूरे किंगडम ऑफ लाइट पर कब्जा कर लिया था और यहां तक कि रॉयल फैमिली ऑफ लाइट को भी खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने कई छोटे राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया था और होली लाइट एम्पायर की स्थापना की थी। 8वें राजकुमार ने सिर हिलाया और धीरे से अपना गिलास नीचे रख दिया। उनके चेहरे पर धीरे धीरे शांति छा गई। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, हाँ, प्रकाश के चर्च ने अब प्रकाश के शाही परिवार की जगह ले ली है और एक विशाल देश पवित्र प्रकाश साम्राज्य पर शासन करता है।
पवित्र प्रकाश साम्राज्य कुछ वर्षों से शांत था, लेकिन हाल ही में उन्होंने अचानक हरकत में आकर सीमा पर 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा वे सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। प्रकाश के गिरजाघर के जादूगरों की भी हल्की फुल्की मौजूदगी दिखाई दी है। मुझे डर है कि जल्द ही पवित्र प्रकाश साम्राज्य एक और धर्मयुद्ध शुरू कर देगा। धर्मयुद्ध। मलिन का दिल थोड़ा कांप उठा। किसी धर्मयुद्ध का जिक्र होते ही बूचड़खाने के युद्ध की याद आ जाती थी। यह अब तक का सबसे क्रूर युद्ध था। अनगिनत आम सैनिकों और जादूगरों ने बूचड़खाने के युद्ध में हिस्सा लिया था। फिर भी उनमें से बहुत कम ही जीवित बचे थे। ऐसे युद्ध में 7वें स्तर का जादूगर भी बहुत छोटा प्रतीत होगा। इससे पहले जब मलिन विल्सन कैसल लौटा तो उसने चारिस को इस घटना का जिक्र करते सुना था। होली लाइट साम्राज्य और ब्लैक मून साम्राज्य दोनों ने सीमा पर अपनी सेना बढ़ा दी थी। दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध छेड़ने के लिए तैयार प्रतीत हो रहे थे और स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी। मलिन पर अब भी कुछ खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन अब जब ये खबर 8वें राजकुमार के मुंह से निकली है तो स्वाभाविक रूप से स्थिति बदल जाएगी। हो सकता है कि पवित्र प्रकाश साम्राज्य सचमुच एक क्रूर धर्मयुद्ध की तैयारी कर रहा हो। हालांकि धर्मयुद्ध की खबर ने मलिन के दिल को थोड़ा झकझोर दिया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। इसके बजाय उसने 8वें राजकुमार को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे डर था कि 8वें राजकुमार ने उसे धर्मयुद्ध के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वह पहले प्रकाश के राज्य में रह चुका था। 8वें राजकुमार ने आगे कहा, धर्मयुद्ध क्रूर हो सकते हैं, लेकिन यह मेरे शाही परिवार के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर है। अगर सचमुच धर्मयुद्ध होता है तो सभी नगर राज्यों को युद्ध में भाग लेना होगा। मैं महाराज से विनती करूंगा कि मुझे अग्रिम पंक्ति में हमारी सेनाओं का नेतृत्व करने दें। मलिन को 8वें राजकुमार का असली मतलब कुछ हद तक समझ आ गया था। उसका इरादा इस धर्मयुद्ध का इस्तेमाल विभिन्न नगर राज्यों की शक्ति को कमजोर करने और शाही परिवार के शासन को मजबूत करने के अवसर के रूप में करना था। यदि उन्हें कमजोर नहीं किया जा सका तो 8वें राजकुमार इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति का विस्तार कर सकते थे। 9वें और 13वें राजकुमार से प्रतिस्पर्धा का सामना करते समय उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता। अंततः चौथे राजकुमार के अलावा 9वें और 13वें राजकुमार भी थे जो राजमहल के बाहर से सिंहासन पर लालच भरी नजरों से देख रहे थे। इसलिए 8वें राजकुमार के लिए पहले से ही आवश्यक तैयारियां कर लेना तर्कसंगत था। जादूगर मलिन, अगर सचमुच धर्मयुद्ध छिड़ जाए तो मुझे उम्मीद है कि जादूगर मलिन मेरी मदद करेंगे। मैं जादूगर मलिन की इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। ब्लैकवाटर शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं इसे जादूगर मलिन को सौंप दूंगा। 8वें राजकुमार का उद्देश्य मलिन को अपनी बटालियन में मजबूती से शामिल करना था। आखिरकार मलिन की शक्ति 6ठे स्तर के जादूगर के बराबर थी। इसके अलावा उनके साथ जादूगर बम्मू भी सहायक के रूप में मौजूद थे। ऐसी जोड़ी शायद जादूगर लियो जितनी महत्वपूर्ण न हो, लेकिन फिर भी काफी महत्वपूर्ण थी। 8वें राजकुमार के मन में जादूगर लियो के अलावा मलिन ही अब भर्ती किए जाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति था। ब्लैकवाटर सिटी। छोटे मोटे गुट, मिस कैरिस और अन्य लोग, साथ ही चारिस की उत्सुक निगाहें मलिन के मन में कौंध गईं। चारिस हमेशा प्रकाश के राज्य में लौटना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। काफी सोच विचार के बाद मलिन ने अत्यंत सावधानी से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी सहायता करने के लिए अत्यंत इच्छुक हूँ, लेकिन बात यह है कि मुझे भविष्य में डार्क मैजिक क्षेत्र में लौटना होगा, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं। 8वें राजकुमार को समझ आ गया कि मलिन का मतलब विनम्र अस्वीकृति था, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर सहमति नहीं दी थी। 8वें राजकुमार स्वाभाविक रूप से निराश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े उत्साह से जवाब दिया, बहुत खूब, जादूगर मलिन, आपका कभी भी स्वागत है। मलिन ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। जाने की अनुमति मांगने के बाद वह मुड़ा और बैठक कक्ष से बाहर निकल गया। धर्मयुद्ध, ब्लैकवाटर सिटी, प्रकाश का साम्राज्य। मलिन कुछ बुदबुदाते हुए शांत आंगन में लौट आया। उसके मन में अभी भी 8वें राजकुमार द्वारा उल्लिखित धर्मयुद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रकाश के राज्य के बारे में मलिन के मन में कोई पुरानी यादों का भाव नहीं था। वह बस ब्लैकवाटर सिटी वापस जाना चाहता था। शुरुआत में 8वें राजकुमार के सुझाव ने मलिन को थोड़ा प्रभावित किया था, क्योंकि उसने उसे ब्लैकवाटर सिटी देने की पेशकश की थी। जब मलिन ने ब्लैकवाटर सिटी छोड़ा था तब उसने कहा था कि वह ब्लैकवाटर सिटी जरूर लौटेगा। अब जब ऐसा मौका आया है तो मलिन को सोच समझकर फैसला लेना होगा। हालांकि अब मलिन के लिए यह धर्मयुद्ध बहुत खतरनाक था। मुझमें अभी भी पर्याप्त शक्ति नहीं है। किसी धर्मयुद्ध में 7वें स्तर का जादूगर भी छोटा सा लगेगा और आसानी से मारा जाएगा। 7वें स्तर से नीचे मुझे तो बस एक मोहरा ही समझा जा सकता है। अगर मुझे सच में जाना है तो कम से कम 7वें स्तर के जादूगर जितनी शक्ति तो होनी ही चाहिए। मलिन को धर्मयुद्धों की भयावहता का स्पष्ट ज्ञान था। उस समय ओल्ड विल्सन ने स्वयं धर्मयुद्ध का अनुभव किया था और वह सबसे क्रूर नरसंहार युद्ध से भी बच निकला था। उस भयावह नरसंहार युद्ध में 7वें स्तर से नीचे के जादूगर तोप के चारे से कम नहीं थे। मलिन अब केवल तीसरे स्तर का जादूगर था। हालांकि उसे पांडोरा दानव की शक्तियों से संवर्धन प्राप्त था, फिर भी वह 7वें स्तर के जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक उसके पास केवल 6ठे स्तर के सर्वश्रेष्ठ जादूगर जितनी ही शक्ति थी।
इतनी ताकत के साथ धर्मयुद्ध में भाग लेना बेहद खतरनाक होगा और इससे उसका भाग्य शायद भला न हो। इसलिए हालांकि वह ब्लैकवाटर सिटी लौटना चाहता था, फिर भी उसके पास 8वें राजकुमार का निमंत्रण ठुकराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि बेहतर होगा यदि मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाऊं और उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करूं जहां मैं चौथे स्तर के मंत्रों का निर्माण पहले ही कर सकूं। मलिन की वर्तमान शक्ति एक सीमा तक पहुंच चुकी थी। चौथे स्तर का जादूगर बनने के अलावा इसमें और सुधार करना लगभग असंभव था। फिर भी चौथे स्तर के मंत्रों की रचना के लिए बहुत अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी। मोकरा औषधि भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वह केवल मोकरा औषधि ही तैयार कर सकता था। सौभाग्य से मलिन को 8वें राजकुमार का पूरा समर्थन प्राप्त था और उसने मोकरा औषधि बनाने की हजारों सामग्रियां जुटा ली थीं। पर्याप्त औषधि सामग्री होने के कारण मलिन के पास अब केवल पर्याप्त समय की कमी थी। इस प्रकार मलिन ने मोकरा औषधि तैयार करना शुरू कर दिया। आधे महीने बाद मलिन ने कुछ मोकरा औषधियां तैयार कर ली थीं। इस दौरान वह पूरी तरह से मोकरा औषधियां बनाने में लगा रहा और बाहर क्या हो रहा है इस बारे में जानने की जहमत भी नहीं उठाई। गुरुजी, जादूगर लियो ने आपको वहां जाने के लिए कहा है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही जरूरी मामला है। घर के बाहर से जादूगर बम्मू की आवाज सुनाई दी। मलिन ने माथे पर शिकन डाली। औषधि बनाते समय वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे, क्योंकि एक बार व्यवधान होने पर वह औषधि की ऊष्मा को ठीक से समझ नहीं पाएगा, जिससे औषधि का निर्माण विफल हो जाएगा। फिलहाल मलिन मोकरा औषधि तैयार कर रहा था, लेकिन जादूगर बम्मू ने उसे रोक दिया। औषधि बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह विफल हो गई थी, इसलिए उसके मन में कहीं न कहीं आक्रोश था। चरमराहट। मलिन ने गुस्से से दरवाजा खोला और जादूगर बम्मू को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे लगा कि शिक्षक लियो ध्यान कर रहे हैं। मलिन की आवाज में छिपे गुस्से को भांपते हुए बम्मू ने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, जादूगर लियो को लगता है कि उन्हें डार्क मैजिक क्षेत्र से कुछ खबर मिली है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा है, गुरुजी। अंधेरे जादू के क्षेत्र से कोई खबर? मलिन थोड़ा हैरान था। उसके दिल का गुस्सा भी काफी हद तक कम हो गया था। चूंकि डार्क मैजिक रीजन ने विजार्ड लियो को संदेश भेजा था, इसलिए शायद वाकई कोई आपात स्थिति हो सकती है। इसलिए मलिन को अब औषधि बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जादूगर बम्मू के साथ वह जल्दी से उस आंगन की ओर दौड़ा जहां जादूगर लियो ठहरे हुए थे। मलिन जैसे ही अपने आंगन में पहुंचा, उसने जादूगर लियो को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा। शिक्षक लियो, क्या हुआ? मलिन ने जल्दी से धीमी आवाज में पूछा। जादूगर लियो ने गहरी सांस ली और अपनी कमजोर उंगलियां फैलाईं। उनकी उंगली पर मौजूद डार्क मैजिक रिंग से तुरंत रहस्यमयी चिन्ह निकलने लगे। इन रहस्यमयी चिन्हों से एक गहरी और थोड़ी चिंतित आवाज निकली, लियो, जल्दी से डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस जाओ। कुछ बड़ा हुआ है। मलिन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज उसे जानी पहचानी सी लगी। उसने एक पल सोचा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये जादूगर ह्यूसियस हैं? मलिन डार्क मैजिक क्षेत्र के 7वें स्तर के जादूगरों से परिचित नहीं था। वह केवल जादूगर ह्यूसियस को जानता था। उसे ये भी पता था कि जादूगर लियो का जादूगर ह्यूसियस के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। हाँ, ये ह्यूसियस है। उसे पता था कि मैं शाही शहर आया था क्योंकि मैंने जाने से पहले संक्षेप में उसका जिक्र किया था। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ह्यूसियस बहुत सतर्क व्यक्ति है। वह बिना किसी कारण के ऐसे संदेश नहीं भेजेगा। मुझे डर है कि सच में कुछ बड़ा हो गया है। मलिन, हमें जल्द से जल्द डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस जाना होगा। जादूगर लियो ने पहले ही अंधकार में जादू के क्षेत्र में वापस जाने का फैसला कर लिया था। अब वह केवल मलिन को सूचित कर रहा था क्योंकि उसने मलिन को अपने साथ वापस लाने की तैयारी कर ली थी। मलिन ने भी सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और 8वें राजकुमार को स्थिति समझाते हैं। कुछ ही समय बाद मलिन और जादूगर लियो 8वें राजकुमार को विदाई देने गए। अफसोस की बात है, जादूगर लियो, जादूगर मलिन। चूंकि डार्क मैजिक क्षेत्र में कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको वापस जाना होगा, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपको नहीं रोकूंगा। फिर भी मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूं कि हम आपका कभी भी स्वागत करते हैं। मलिन और जादूगर लियो की बातें सुनने के बाद 8वें राजकुमार के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। जादूगर लियो ही सबसे शक्तिशाली जादूगर थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। लियो के साथ होने से 8वें राजकुमार शाही शहर में चीजों को अधिक सुचारू और प्रभावी ढंग से संभाल सकते थे। तो हम चलते हैं। जादूगर लियो ने भी कुछ नहीं कहा। वह मलिन को अपने साथ लेकर 8वें राजकुमार के महल से तुरंत निकल गया। मलिन ने अपने पीछे खड़े जादूगर बम्मू को आदेश दिया, बम्मू, विल्सन महल वापस जाओ और विल्सन कबीले की रक्षा करो। बाकी सब कुछ मेरे लौटने तक इंतजार कर सकता है। मन ही मन बम्मू को थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि वह आखिरकार विल्सन महल लौटकर शांति से अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता था। उसे मलिन के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वह हर दिन इतना व्यस्त रहता था मानो उसके पास करने के लिए अनगिनत काम हो। उसे अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करने का लगभग कोई समय ही नहीं मिलता था।
वूश वूश। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद मलिन और जादूगर लियो हवा में उछले और तेजी से डार्क मैजिक क्षेत्र की ओर उड़ गए। डॉट 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 स्विश। एक सफेद रोशनी चमकती हुई गुजरी, जिससे समुद्र तट पर खेल रहे कुछ समुद्री पक्षी डर गए। सफेद रोशनी से दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे मलिन और जादूगर लियो थे, जो शाही शहर से अंधकार में जादू के क्षेत्र की ओर एक लंबी यात्रा पर तेजी से वापस लौट रहे थे। जादूगर लियो ज्यादा देर नहीं रुका और अंदर की ओर चल पड़ा। इसी बीच मलिन ने डार्क मैजिक रीजन की पत्थर की शिला पर नजर डाली और पाया कि काली बिल्ली डिडिमॉस काफी समय से दिखाई नहीं दी थी। शिक्षक लियो, डार्क मैजिक रीजन के रूनिक मैजिक सर्कल के सर डिडिमॉस की आत्मा हाल ही में प्रकट क्यों नहीं हुई है? जादूगर लियो से पूछते समय मलिन ने अनजाने में पत्थर की शिला की ओर इशारा कर दिया। जादूगर लियो ने पत्थर की शिला को ध्यान से देखा और अर्थपूर्ण स्वर में कहा, सर डिडिमॉस गहरी नींद में चले गए हैं। रूनिक मैजिक सर्कल की आत्मा होने के नाते वे पूरे डार्क मैजिक क्षेत्र के सभी रूनिक मैजिक सर्कलों को नियंत्रित कर सकते थे। रूनिक मैजिक सर्कल को नियंत्रित करने वाले एकमात्र 9वें स्तर के जादूगर को सर डिडिमॉस के सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए उनके जागने में काफी समय लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। आइए पता लगाते हैं कि डार्क मैजिक क्षेत्र में क्या हुआ है। उसके बोलने के बाद जादूगर लियो ने नेतृत्व संभाला और अंधकार में जादू के क्षेत्र में प्रवेश किया। मलिन ने एक बार फिर उस पत्थर की शिला पर नजर डाली जिस पर काली बिल्ली डिडिमॉस निवास करती थी। रूनिक जादू के घेरे की आत्मा होने के नाते उसके लिए यह आवश्यक था कि वह पूरे रूनिक जादू के घेरे को नियंत्रित करने के लिए अंधकार में जादू के क्षेत्र के शक्तिशाली जादूगरों के साथ सहयोग करे। इसमें डार्क मैजिक रीजन के कुछ रहस्य भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए विजार्ड लियो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मलिन भी वहां ज्यादा देर नहीं रुका और जादूगर लियो के पीछे पीछे डार्क मैजिक क्षेत्र में चला गया। डार्क मैजिक क्षेत्र में प्रवेश करते ही मलिन ने एक बार फिर परिचित ऊंचे टावर देखे। ये सोचकर कि वह निकट भविष्य में चौथे स्तर का जादूगर बन सकता है और स्वयं एक टावर का निर्माण कर सकता है, मलिन थोड़ा उत्साहित हो गया। डार्क मैजिक क्षेत्र में सब कुछ शांत था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी घटना घटी हो। फिर भी वे वास्तव में तभी जान पाएंगे कि क्या हुआ था जब वे जादूगर ह्यूसियस से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। शिक्षक लियो, मैं पहले टावर पर वापस जाऊंगा। मलिन ने जादूगर लियो को विदाई दी। आखिरकार मास्टर ह्यूसियस ही लियो की तलाश कर रहे थे। जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी, इसलिए मलिन के पास उनका पीछा करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जादूगर लियो ने भौहें चढ़ाकर धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ह्यूसियस से मुझे जो संदेश मिला है उसके अनुसार मुझे तुम्हें साथ ले जाना होगा। मुझे भी साथ ले चलो। मलिन थोड़ा हैरान था, भला इस मामले का उससे क्या संबंध हो सकता है? जादूगर लियो ने कुछ नहीं कहा। वह मलिन को अपने साथ लेकर डार्क मैजिक क्षेत्र के कुछ सबसे ऊंचे टावरों की ओर उड़ गया। जादूगर ह्यूसियस के टावर में मलिन की यह पहली यात्रा नहीं थी, इसलिए उसने बस सरसरी नजर डाली और फिर सामने की ओर देखने लगा। जैसे ही मलिन और जादूगर लियो टावर पर पहुंचे, काले वस्त्र पहने एक जादूगर उनके पास आया। वह जादूगर ह्यूसियस था। 7वें स्तर के जादूगर के रूप में विजार्ड ह्यूसियस का दर्जा बहुत ऊंचा था। वैसे तो उनका चेहरा आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी और उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। ह्यूसियस, मुझे बताओ क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? विजार्ड लियो के माथे पर खून से लाल खड़ी आंखें थोड़ी सी झलक उठीं। विजार्ड लियो का दुबला पतला शरीर, जो मानो किसी सूखे शव जैसा था, उसे और भी भयानक बना रहा था। ह्यूसियस ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने थोड़े गंभीर स्वर में पूछा, लियो, तुम्हें क्या हुआ है? विजार्ड लियो का वर्तमान रूप बहुत बदल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने विजार्ड टैनिन और विजार्ड मोरस्टन से निपटने के दौरान डार्कनेस आई के चौथे रूप का जबरदस्ती इस्तेमाल किया था। परिणामस्वरूप डार्कनेस आई ने उसे एक प्रतिक्रिया के रूप में निगल लिया, जिससे उसका ये भयानक रूप सामने आया। कुछ खास नहीं, डार्कनेस आई के साथ थोड़ी सी समस्या है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जादूगर लियो ने लापरवाही से जवाब दिया, मानो उसे बिल्कुल भी चिंता न हो। जब लियो ने डार्कनेस आई का जिक्र किया तो जादूगर ह्यूसियस ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार डार्कनेस आई बहुत ही जादुई थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि लियो ओज़्मू के जादूगर ओसियस को मार सकता है। इसलिए शायद डार्कनेस आई में वाकई कुछ ऐसा खास था जिसकी वजह से जादूगर लियो का ऐसा हाल हो गया था। इसके अलावा उसके रूप में आए भारी बदलाव के अलावा, जो अब वास्तव में भयावह लग रहा था, लियो के शरीर की जीवन शक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। ह्यूसियस ने मलिन पर एक नजर डाली और फिर गंभीर स्वर में कहा, वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जिसमें सभी जादूगरों के संगठन शामिल हैं। हाल ही में हमारे डार्क मैजिक क्षेत्र को ब्लैक सैंड फोर्ट नामक एक बड़े जादूगरों के संगठन से एक सूचना मिली है। उन्होंने हमें 1 महीने के भीतर ब्लैक सैंड फोर्ट शिखर सम्मेलन में बुलाया है। क्या ब्लैक सैंड फोर्ट शिखर सम्मेलन हर 10 साल में एक बार नहीं होता? पिछला सम्मेलन हुए तो सिर्फ 8 साल ही हुए हैं। अगर होना भी है तो क्या वो 2 साल बाद नहीं होगा? विजार्ड लियो ने विजार्ड ह्यूसियस को संदेह भरी नजरों से देखा। ब्लैक सैंड फोर्ट द्वारा शिखर सम्मेलन को पहले से आयोजित करने के पीछे निश्चित रूप से कोई और गुप्त कारण होगा।
ह्यूसियस ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, ब्लैकसैंडफोर्ड द्वारा शिखर सम्मेलन को पहले से आयोजित करने के पीछे स्वाभाविक रूप से कोई कारण है। दरअसल, शिखर सम्मेलन तो सिर्फ एक बहाना था। इस बार वे शिखर सम्मेलन के नाम पर विभिन्न जादूगर संगठनों को इकट्ठा करना चाहते थे। इसका उद्देश्य एक बहुत बड़े मामले पर एक साथ चर्चा करना है। क्या इतनी बड़ी बात है? यहाँ तक कि मलिन भी अपनी सांस रोककर जादूगर ह्यूसियस के जवाब को ध्यान से सुन रहा था। जादूगर ह्यूसियस ने गहरी सांस ली और अपने मुंह से यह शब्द थूक दिया, ओज़मू। ओज़मू, आपका मतलब है, ब्लैकसैंडफोर्ड अब ओज़मू से निपटने के लिए तैयार है। विजार्ड लियो के माथे पर मौजूद खून से लाल आंखें अचानक खुल गईं, जिनसे खून की रोशनी की तेज चमक निकली। इससे विजार्ड लियो के मन की अशांति स्पष्ट हो गई। ओज़मू एक रहस्यमयी संगठन था। लगभग किसी को नहीं पता था कि उसका पुराना ठिकाना कहाँ था। किसी को यह भी नहीं पता था कि ओज़मू में कितने सदस्य थे, या वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। सभी को बस इतना पता था कि ओज़मू समय समय पर बड़े पैमाने पर हमला करता था, चाहे वह ब्लैकमेल हो या भर्ती। संक्षेप में कहें तो ओज़मू किसी भी जादूगर संगठन या जादूगर कुल के सभी प्रतिभाशाली जादूगरों को अपने साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। इसके अलावा ओज़मू का एक बेहद ही घिनौना नियम भी था जो भर्ती किए गए सभी जादूगरों पर लागू होता था। एक बार जब भविष्य में उनकी शक्तियां अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाती थीं, तो उन्हें अपने पिछले जादूगरों के संगठन या कबीले में वापस लौटना पड़ता था, जिसके साथ उन्होंने विश्वासघात किया था, ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। इसलिए हर जादूगर संगठन या जादूगर कबीले में ओज़मू के प्रति गहरी नफरत थी। फिर भी इतने वर्षों तक ओज़मू का अस्तित्व बना रहा और वे लगातार मजबूत होते जा रहे थे। कोई भी ओज़मू को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका था। इससे पहले जादूगर लियो ने ओसियस का हजारों मील तक पीछा किया था और उसे मारने में सफल भी हुआ था। ये घटना कई जादूगरों के संगठनों में सनसनीखेज बन गई थी, जिससे जादूगर लियो प्रसिद्ध हो गया और उसका नाम और भी बुलंद हो गया। असल वजह यह थी कि ओसियस ओज़मू में 7वें स्तर का जादूगर था। इसलिए इस घटना का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा और इतना बड़ा सदमा लगा। अब जब ब्लैकसैंडफोर्ड ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित करके ओज़मू से निपटने की योजना बनाई, तो इससे जादूगर लियो स्वाभाविक रूप से बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जादूगर ह्यूसियस ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि ब्लैकसैंडफोर्ड अब ओज़मू से निपटने के लिए तैयार है। असल में वे शीर्ष स्तर के बड़े जादूगर संगठन ही ओज़मू से निपटना चाहते हैं। हाँ, हम जैसे छोटे और मध्यम आकार के जादूगर संगठनों पर ओज़मू का प्रभाव उतना अधिक नहीं था, लेकिन बड़े जादूगर संगठनों को ओज़मू ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आखिर उन बड़े जादूगर संगठनों में कई प्रतिभाशाली जादूगर थे, इसलिए ओज़मू ने भी अपना ध्यान उन्हीं बड़े जादूगर संगठनों पर केंद्रित कर लिया है। इस बार ब्लैकसैंडफोर्ड ने अन्य शीर्ष स्तरीय बड़े जादूगर संगठनों के साथ गुप्त रूप से चर्चा की है। उन्हें अधिकांश जादूगर संगठनों को एकजुट करना होगा और ओज़मू से मिलकर निपटना होगा, इसलिए इसका पैमाना अब तक का सबसे बड़ा है। इसके अलावा इन बड़े जादूगर संगठनों ने अपना मन बना लिया है। भले ही वे इस बार ओज़मू को नष्ट न कर सकें, उन्हें ओज़मू को भारी नुकसान पहुंचाना होगा, ताकि वे थोड़े समय में और कोई गड़बड़ी न खड़ी कर सकें। जादूगर हर्सियस ने जो बातें कही थीं, वे केवल मंत्र प्रयोग करने वालों के संगठन के उच्च अधिकारियों को ही पता होनी चाहिए, क्योंकि इसे अत्यंत गोपनीय माना जा सकता है। ओज़मू से निपटने के लिए, जिस पर कई बड़े पैमाने पर जादूगरों के संगठनों ने निजी तौर पर चर्चा की थी और अपना मन बना लिया था, ये वास्तव में एक बड़ा मुद्दा था जो पूरे जादूगर जगत को प्रभावित कर रहा था। जादूगर लियो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर उठाकर कहा, ओज़मू हमसे कहीं ज्यादा रहस्यमय है, डार्क मैजिक रीजन। कौन जानता है कि उनका मुख्यालय कहाँ है? अगर हम उनका अड्डा नहीं खोज पाए, तो हम ओज़मू को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं या उसे नष्ट कैसे कर सकते हैं? ओज़मू इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रह सका, और यहाँ तक कि बड़े बड़े जादूगरों के संगठन भी उसे नष्ट नहीं कर सके। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अनोखी विशेषताएं होंगी। अगर उसे नष्ट करना इतना आसान होता, तो ओज़मू अब तक कब का विलुप्त हो चुका होता। विजार्ड ह्यूसियस ने आगे कहा, बिल्कुल। अगर हमें ओज़मू पर जबरदस्त हमला करना है, तो हमें उसका पुराना ठिकाना ढूंढना होगा। इस बारे में ब्लैकसैंडफोर्ड ने गुप्त रूप से जानकारी दी है कि उन्होंने पुराने ठिकाने का पता लगा लिया है। जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा, महान विजार्ड कमान संभालेंगे और हम सीधे उसमें घुसपैठ करेंगे। ओज़मू का पुराना घोंसला मिल गया। ये कैसे संभव है? जादूगर लियो को अब भी कुछ हद तक अविश्वास था। हालांकि ओज़मू का लंबा इतिहास रहा था, लेकिन कोई भी उसका पुराना घोंसला नहीं ढूंढ पाया था। ये सच है या नहीं, 1 महीने बाद ब्लैकसैंडफोर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जादूगर ह्यूसियस ने जादूगर लियो से निगाहें मिलाईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस नज़र के पीछे कोई और छुपा हुआ अर्थ था। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? जादूगर लियो को अचानक ह्यूसियस का मतलब समझ आ गया। मैं न केवल तुम्हें भेजना चाहता हूं, बल्कि मैं और बाकी 2 7वें स्तर के जादूगर भी जाएंगे। हालांकि शिखर सम्मेलन में केवल तुम्हें और मलिन को ही उपस्थित रहना है। इस बार बड़ी संख्या में जादूगरों को आकर्षित करने और अनेक शक्तियों को एकजुट करने के प्रयास में ब्लैकसैंडफोर्ड ने परंपरा तोड़ते हुए कुछ जादूगर कुलों को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने शिखर सम्मेलन के विजेताओं के लिए पुरस्कार के रूप में बहुत कीमती वस्तुएं भी दी हैं।
विजार्ड लियो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम डार्क मैजिक रीजन, एबिस फोर्ट, फायर सिटी और एशेज रीजन हाशिए पर हैं। कई जादूगर संगठनों के बीच हमारी भूमिका नगण्य है, हालांकि ऊपरी तौर पर हम बराबर हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य सभी जादूगर संगठनों को अपने अपने संगठनों के सर्वश्रेष्ठ जादूगरों को भेजकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है। जादूगरों को क्रमशः 7वें स्तर से नीचे और चौथे स्तर से नीचे के सर्वश्रेष्ठ जादूगरों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 7वें स्तर से नीचे के जादूगरों के लिए हमारे पास आप हैं, लियो। और चौथे स्तर से नीचे के जादूगरों के लिए हमारे पास 6 तत्वों के जादूगर मलिन हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार शिखर सम्मेलन में भले ही आप चमक न बिखेर पाएं, आप निश्चित रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और कम से कम रसातल किले, अग्निनगर और राख क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे। यूसीएस के शब्दों का अर्थ पहले से ही स्पष्ट था। डार्क मैजिक रीजन और एबिस फोर्ट, फायर सिटी और एशेज रीजन के बीच संबंध वास्तव में घनिष्ठ नहीं थे। वे हमेशा गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते रहे थे और केवल किसी साझा खतरे का सामना करने पर ही एकजुट होते थे, जैसे कि पिछली बार जब उन्हें ओज़मू से खतरा था। इसलिए इस बार ब्लैक सैंड फोर्ट शिखर सम्मेलन में डार्क मैजिक क्षेत्र अन्य 3 जादूगर संगठनों को दबाना चाहता था और शायद अन्य 3 जादूगर संगठनों का भी यही विचार था। मूल योजना वहां जाकर ओज़मू से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने की थी, लेकिन अब ओज़मू एक मामूली मामला बनकर रह गया था। बड़े पैमाने पर काम करने वाले जादूगरों के संगठन मध्यम आकार के जादूगरों के संगठनों के विचारों पर विचार तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे पैमाने के जादूगरों के संगठनों पर वे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कई छोटे जादूगर संगठनों में केवल एक ही 9वें स्तर का जादूगर होता था और कुछ में तो एक भी नहीं होता था। ऐसे संगठनों का उल्लेख करना भी व्यर्थ था, क्योंकि उनके पास दर्जनों या सैकड़ों 9वें स्तर के जादूगर होते थे। छोटे जादूगर संगठनों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करना महज एक साधारण सा कदम था। चूंकि आपने फैसला कर लिया है, तो मैं 1 महीने में ब्लैक सैंड फोर्ट के लिए रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार विजार्ड लियो डार्क मैजिक रीजन का सदस्य था, इसलिए उसे डार्क मैजिक रीजन के फैसले का पालन करना ही था। हालांकि 7वें स्तर का जादूगर न होते हुए भी विजार्ड लियो ने अपार शक्ति का प्रदर्शन किया था और उसकी शक्ति पहले से ही 7वें स्तर के जादूगर के बराबर थी। इसलिए डार्क मैजिक रीजन ने विजार्ड लियो को भी 7वें स्तर का जादूगर माना। वे जादूगर लियो से संबंधित हर चीज के बारे में स्वतः ही उनकी राय पूछते थे। ये देखकर कि जादूगर लियो जाने के लिए सहमत हो गया है, यूसीएस को भी स्पष्ट रूप से राहत मिली। इसके बाद जादूगर लियो और मलिन जादूगर यूसीएस के टावर से चले गए। जादूगर यूसीएस का टावर डार्क मैजिक क्षेत्र के सबसे ऊंचे टावरों में से एक था। 7वें स्तर के जादूगर होने के नाते उनका टावर स्वाभाविक रूप से अन्य सभी जादूगरों के टावरों से अलग तरीके से बनाया गया था। फिर भी यूसीएस के टावर से निकलने के बाद मलिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वहां एक और विचित्र टावर था जो रहस्यमय प्रतीकों से ढका हुआ था। ये यूसीएस के टावर से नीचा नहीं था। फिर भी इस टावर में आने जाने वाले जादूगर निम्न स्तर के थे, जिससे मलिन कुछ हैरान था। कई वर्षों तक अंधकार में क्षेत्र में रहने के बावजूद मलिन अभी भी इस क्षेत्र की हर बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। शिक्षक लियो, यह मीनार किस जादूगर ने बनवाई है? मलिन ने अपने बगल में खड़े जादूगर लियो से पूछा। क्या आप इस टावर को नहीं जानते? विजार्ड लियो ने मलिन को संदेह भरी नजरों से देखा। मलिन को सिर हिलाते देख ही विजार्ड लियो ने धीरे से अपने माथे पर हाथ फेरा। दरअसल यह मेरी गलती है कि मैंने इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि तुम कुछ समय से डार्क मैजिक क्षेत्र में हो, लेकिन तुमने वास्तव में वहां बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया है। इसलिए तुम्हारा इस टावर के बारे में न जानना स्वाभाविक है। इस मीनार का निर्माण अंधकार में जादू के क्षेत्र के संस्थापक सर्वशक्तिमान महान जादूगर फिदेल ने करवाया था। इसे रूनिक मीनार कहते हैं। इस रूनिक मीनार में कुल 7 मंजिलें थीं, जिनमें से प्रत्येक में रहस्यमयी रूनिक आत्मा निवास करती थी। यदि कोई एक एक करके इन मंजिलों को पार कर ले और अंत में 7वीं मंजिल पर स्थित रूनिक आत्मा को पराजित कर दे, तो उसे महान जादूगर फिदेल द्वारा छोड़े गए खजाने प्राप्त हो सकते थे। खजाना क्या है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि रूनिक मीनार में केवल चौथे स्तर से नीचे के जादूगरों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। इसलिए अंधकार में जादू के क्षेत्र की स्थापना के हजारों वर्षों बाद भी अधिक से अधिक कुछ जादूगर 5वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए थे। कोई भी 6ठी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। 7वीं मंजिल तक तो पहुंचना दूर की बात है। कुछ देर रुकने के बाद जादूगर लियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तुम लगभग मीनार पर चढ़ने का मौका चूक गए थे, लेकिन अब भी तुम्हारे लिए कोशिश करने का बिल्कुल सही समय है। तुम अभी चौथे स्तर के जादूगर नहीं हो, इसलिए अपनी शक्ति से तुम 5वीं या 6ठी मंजिल तक भी पहुंच सकते हो। अंधकार में जादू के क्षेत्र के हजारों वर्षों के इतिहास में कोई भी 6ठी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। यहां तक कि महान क्लेस भी उस समय केवल 5वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए थे। मलिन ने एक बार फिर रूनिक टावर की ओर देखा और कहा, चूंकि इसे स्वयं महान जादूगर फिदेल ने बनवाया था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से चौथे स्तर से नीचे के जादूगरों के लिए ही बना होगा। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। शिक्षक लियो, मैं जाकर इसे आजमाता हूँ। जादूगर लियो भी दिलचस्पी दिखाते हुए सिर हिलाया। जब क्लेस 5वीं मंजिल पर पहुंचा था, तब मैं खुद उस दृश्य का गवाह नहीं बन पाया था। इस बार मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर दोनों ने अपनी दिशा बदली और रूनिक टॉवर की ओर उड़ गए। फिलहाल रूनिक टॉवर के सामने केवल कुछ ही जादूगर मौजूद थे। रूनिक टॉवर में आने वाले जादूगर मूलतः चौथे स्तर से नीचे के जादूगर थे। उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से अपनी किस्मत आजमाना और रूनिक टॉवर में प्रवेश करने का प्रयास करना होता था। इस रूनिक टावर में प्रत्येक मंजिल पर कुछ अनमोल खजाने रखे हुए थे, जिन्हें मूल रूप से महान जादूगर फिदेल ने स्थापित किया था। जैसे जैसे कोई मंजिल पार करता जाता, उसे कुछ खजाने मिलते जाते। हालांकि एक सहस्राब्दी बीतने के बाद कई जादूगर पहले ही 5 मंजिलों से गुजर चुके थे। इस प्रकार पहली 5 मंजिलों के सारे खजाने पूरी तरह से साफ हो चुके थे। केवल छठी और 7वीं मंजिल पर ही महान जादूगर फिदेल द्वारा छोड़े गए खजाने मौजूद हो सकते थे, लेकिन इतने वर्षों तक कोई भी छठी मंजिल को पार नहीं कर सका। जादूगरनी सारा, क्या आप तैयार हैं? हम तीनों में से केवल आपका रूनिक विद्या का अध्ययन उतना व्यापक नहीं है। हम दोनों ने रूनिक जादू के घेरे की हर बारीकी में महारत हासिल कर ली है और हम कोई गलती नहीं करेंगे। भीड़ में 3 जादूगर थे, 2 पुरुष और 1 महिला। वे कुछ हद तक विद्रोही प्रतीत हो रहे थे क्योंकि उनके आसपास कोई अन्य जादूगर नहीं था। बाकी जादूगरों ने उन्हें आदरपूर्वक देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि इन जादूगरों की पहचान इतनी सरल नहीं थी। इससे पहले बोलने वाला व्यक्ति छोटे सुनहरे बालों वाला एक पुरुष जादूगर था और उसने यह बात एक अन्य महिला जादूगरनी से कही थी। जादूगरनी सारा के नाम से जानी जाने वाली महिला जादूगरनी ने भौहें चढ़ा लीं। उसने असंतुष्ट भाव से उत्तर दिया, चिंता मत करो इल्मन, मुझे क्लेनमैन रूनिक मैजिक सकल की कार्यप्रणाली समझ आ चुकी है। बशर्ते एनविया को रूनिक मैजिक डिस्क मिल गई हो, तो इस बार हमें 5वीं या 6ठी मंजिल पार करने की पूरी उम्मीद है। बचे हुए लंबे पुरुष जादूगर, जिसे जादूगरनी सारा ने एनविया नाम दिया था, ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने इस जादुई चक्र को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए इसमें कोई खराबी नहीं होगी। इसे चलाने के लिए केवल 3 मंत्रों की आवश्यकता है जो रून विद्या में निपुण हो। चलिए देखते हैं कि इस बार हम कितनी मंजिलें पार कर सकते हैं। ये रूनिक टॉवर पर उनका पहला प्रयास नहीं था। उनमें से प्रत्येक ने 4थी मंजिल अकेले ही पार कर ली थी। बस 5वीं मंजिल बहुत कठिन थी और वे उसे पार नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने इस रूनिक मैजिक डिस्क को पाने के लिए भारी कीमत चुकाई। रूनिक टॉवर को चुनौती देने वाले जादूगरों को रूनिक मैजिक डिस्क का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन अपनी सेनाओं को एकजुट करने का विकल्प चुनने वाले जादूगरों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। रेनोलॉजी हमेशा से डार्क मैजिक क्षेत्र की विशेषता रही है। महान जादूगर फिदेल का इस रूनिक टावर को बनाने का उद्देश्य कुछ ऐसे उत्कृष्ट जादूगरों को तैयार करना भी हो सकता है जो रेनोलॉजी में निपुण हो। स्विश स्विश, जैसे ही तीनों रूनिक टॉवर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, 2 जादूगर सीधे आकाश से उतरे, जिनमें से एक के माथे पर खून से लाल एक ऊर्ध्वाधर आंख थी, जो बेहद खतरनाक और डरावनी लग रही थी। यह विजार्ड लियो है। ऐसा भयानक रूप केवल डार्क मैजिक क्षेत्र के प्रसिद्ध जादूगर लियो का ही हो सकता था। कई जादूगरों ने लियो को पहली नजर में ही पहचान लिया था। लियो का भयानक रूप और 6ठे स्तर का जादूगर होने के बावजूद, साथ ही ओज़मू के 7वें स्तर के जादूगर की हत्या करने के कारण, डार्क मैजिक क्षेत्र में उसका दर्जा 7वें स्तर के जादूगरों से कम नहीं था। इसलिए, हालांकि आसपास के जादूगरों के मन में कुछ भय था, फिर भी वे एक एक करके जादूगर लियो के सामने झुक गए। विजार्ड लियो के बगल में खड़ा वह व्यक्ति विजार्ड मलिन प्रतीत होता है। ये सचमुच विजार्ड मलिन है। उसने अभी तक रूनिक टावर को चुनौती नहीं दी है ना? बिल्कुल, जादूगर मलिन ने कभी भी रूनिक टावर को चुनौती नहीं दी है। उस समय क्लीस 5वीं मंजिल पार कर चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से वो 6ठी मंजिल पार नहीं कर पाया, इसलिए उसे खजाना नहीं मिला। शायद जादूगर मलिन 6ठी मंजिल पार कर सकता है। जादूगर लियो के साथ मलिन को देखकर कई जादूगर तुरंत मलिन के यहाँ आने का उद्देश्य समझ गए। वह रूनिक टावर को चुनौती देने आया था। क्लीस के बाद मलिन डार्क मैजिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जादूगर था, वह तो 6 तत्वों का जादूगर भी था। इसलिए अंधकार में जादू क्षेत्र के जादूगरों द्वारा मलिन और क्लीस की तुलना करना स्वाभाविक था। असल में दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। अब रूनिक टावर पर उनके प्रयासों के आधार पर यह तुलना करना संभव था कि दोनों में से बेहतर कौन था। दूर से जादूगरनी सारा, जादूगरनी एनविया और जादूगरनी इल्मन ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में उदासी महसूस की। मलिन आ ही गया। उस समय क्लीस लगभग 6ठी मंजिल पार कर चुका था। कहा जाता है कि यह मलिन क्लीस से किसी भी तरह कमतर नहीं है और उसका भविष्य क्लीस से कहीं अधिक उज्ज्वल है। शायद वह सचमुच 6ठी मंजिल पार कर ले और खजाने हासिल कर ले। हमने रूनिक मैजिक डिस्क पाने के लिए